आइए अब हम लोग देखते हैं कि लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाए। बहुत सिंपल सा सवाल है। सबसे पहला है कैलकुलेट द मास ऑफ स्कॉर्बिक एसिड। स्कॉर्बिक एसिड किसको बोलते हैं? विटामिन सी को बोलते हैं, जिसका आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ दे दिया गया है। टू बी डिजॉल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। 75 ग्राम एसिटिक एसिड में स्कॉर्बिक एसिड डिजॉल्व किया जा रहा है। इसका मतलब कि इसमें सॉल्यूट कौन है? सॉल्यूट है आपको ये। सॉल्यूट को हम मान लें बी, ठीक है, सॉल्यूट को मान लें बी। तो इसका पहले मेल्टिंग पॉइंट, लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाई 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये क्या हो गया? ये लोअरिंग इन मेल्टिंग पॉइंट। तो इसको आप लिखो डेल्टा टी एफ, लोअरिंग हो रहा है, इज इक्वल टू 1.5। के एफ का वैल्यू आपको दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो। यहाँ इसको मान लें हम डब्ल्यू ए मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। डब्ल्यू बी आपको कैलकुलेट करना है, मास ऑफ सॉल्यूट आपको कैलकुलेट करना है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास पहले निकाल लें। मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर निकाल लेते हैं 12 × 6 + 8 + 16 छक्का 96, तो हो गया 72 + 8 + 96, ठीक है। और 80 9 6 8 9 176 इसका हो गया मॉलिक्यूलर मास। ये हो गया MB, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। सब निकल गया। आपको WB निकाल देना है। क्या फॉर्मूला लगाएंगे आप? क्या फॉर्मूला लगाएंगे? डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होता है? इज इक्वल टू होता है KF इंटू मोललिटी। यहाँ KF इंटू मोललिटी का क्या हो जाएगा? WB बाई MB इंटू WA। यहाँ ग्राम में दिया गया है तो यहाँ 1000 कर दें। सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 5.08। यहाँ पर देखें KF का आप वैल्यू कितना रख देंगे? यहाँ WB निकालना है, ध्यान दें। तो WB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? WB इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा TF, ठीक है, इंटू MB इंटू WA बाई KF इधर आएगा तो इंटू 1000, ठीक है। सबका मान यहाँ पुट कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 5.08। चलिए नेक्स्ट सम्स की ओर चलते हैं। In a reaction between A and B, the initial rate of reaction R0 was measured for different initial concentration of A and B given as। यहाँ इनिशियल रेट दिया गया है आपको और यू हैव टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। आइए इसको भी देखते हैं। इसके लिए क्या देखें, बहुत हम इसके लिए एक जनरल रेट लॉ देख लेते हैं। जनरल रेट लॉ इसका क्या होगा? रेट लॉ क्या होता है? रेट इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर X इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर Y, ठीक है। ये जनरल रेट लॉ हो गया। अब इसके आधार पर आप यहाँ तीन वैल्यूज दिए गए हैं, 1 2 3।
तीन ठो इक्वेशन बना लें, तीन ठो इक्वेशन बना लें तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के तो कांस्टेंट है, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन क्या है 20, 0.20 टू द पावर x, ठीक है, और b का कॉन्सेंट्रेशन है इंटू 0.30 टू द पावर y, इट इज इक्वेशन 1, ठीक है। अब इक्वेशन 2 कैसे बनेगा, इसको ले लेंगे, इसके लिए लिखें R2 इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर x इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर y, इट इज इक्वेशन 2, इट इज इक्वेशन 1, ठीक है। इसे क्या करें, डिवाइड करें, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दें। डिवाइड करने पर क्या आएगा आपको, R1/R2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा के 0.20 टू द पावर x इंटू 0.30 टू द पावर y डिवाइडेड बाई के 0. इसका कितना है 0.R2 का, ये भी 20 है, पहले 20 और 01, 20x इंटू 0.10y, और दोनों के लिए रेट कांस्टेंट क्या है, दोनों के लिए रेट कांस्टेंट सेम है, ठीक है। तो इतना बाई इतना लिखेंगे तो ये क्या आएगा 1 आएगा, समझे। अब ये देखिए, ये कैंसिल, ये सब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इतना इज इक्वल टू 1, तो आपका क्या आएगा यहाँ 3/1, तो फाइनली ये कितना आ जाएगा 3 का पावर y इज इक्वल टू 1। यहाँ आपको देखना है, यहाँ देखना है कि पावर कितना हो कि 3 इसका वैल्यू 1 आ जाए, 3 के ऊपर कितना देंगे कि 1 आ जाए, इसका मतलब कि 3 के वैल्यू आप क्या दोगे, y का वैल्यू आ जाएगा 0, y का वैल्यू 0 जब देंगे तो इसका वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो y का वैल्यू आ गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकलेगा, ये हुआ विथ रेस्पेक्ट टू b, ये रिएक्शन हुआ 0 ऑर्डर का विथ रेस्पेक्ट टू b। अब थर्ड वाला क्या है आपका रिएक्शन, R3 लिखें, R3 इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन 0.40 x इंटू कॉन्सेंट्रेशन 0.05 y इज इक्वल टू 1.43 इंटू 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -4, दिस इज इक्वेशन 3, इक्वेशन 3, ठीक है। अब क्या करें, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 3, इक्वेशन 2 को 3 से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा R2 बाई R3, R2 क्या है, R2 के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.20 x इंटू 0.10 R2 R2
ओ R2 ये है ना बी का, एनीवे ठीक है। ये आ गया आपको, ये आ गया R2 का वैल्यू 5.07 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। एकदम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ R3 का वैल्यू लिख दें 0.40 टू द पावर x इंटू 0.05 y, ये y हो गया, ठीक है। ये हो गया 1.43 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। चूँकि y का वैल्यू 0 है, ठीक है, तो ये दोनों इसका पावर 0 देंगे, इसका पावर 0 देंगे, 1 हो जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक है। और ये आएगा आपको, यहाँ देख लेते हैं, ये इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसमें आप डिवाइड करोगे, इसमें आप डिवाइड करोगे, ये तो आ गया आपको 2 का पावर x, ठीक है, और ये डिवाइड करने पर आ जाएगा आपको फाइनली आएगा 2.82, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब हम लॉग से आगे बढ़ेंगे। लॉग टेबल अगर नहीं दिया गया है तब तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज इसको लॉग से लेके आप आगे बढ़ेंगे। x log 2 इज इक्वल टू log 2.282। वैसे भी आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ 2 है और यहाँ 2.282 है, तो ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू क्या हो गया, log 2.282 बाई 2, सॉल्व करके आएगा 1.5, ठीक है। लॉग टेबल निकाल के, लॉग टेबल देख के आपको आएगा, इसका होता है 0.45 और इसका होता है log 2 का वैल्यू होता है 0.30, ठीक है, ये आएगा 1.5। इसका मतलब कि x के कंपैरिजन में, x के रिस्पेक्ट में इसका ऑर्डर होगा 1.5 और y के रिस्पेक्ट में ऑर्डर होगा 0, y के रिस्पेक्ट में ऑर्डर होगा 0। देखिए यहाँ निकाला गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम्स की ओर। नेक्स्ट सम्स में है कि एक अष्टफलकीय मीन्स ऑक्टाहीड्रल फील्ड में, ऑक्टाहीड्रल फील्ड में आप कैसे दिखाएंगे, ऑक्टाहीड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग को कैसे दिखाएंगे। ड्रॉ द फिगर स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल इन ऑक्टाहीड्रल फील्ड। ऑक्टाहीड्रल फील्ड को कैसे दिखाएं, देखिए आप इसको ऐसे दिखा दो, छोटा में हम दिखा देते हैं 3 4, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में यहाँ दे दिए एनर्जी असेंडिंग ऑर्डर में। ये सभी d ऑर्बिटल हैं, d ऑर्बिटल्स हैं, d ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है, जिसको बोलते हैं डीजेनेरेट ऑर्बिटल्स, डीजेनेरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये नॉर्मल कंडीशन में सबों की एनर्जी सेम होती है। वास्तव में इसमें 2 ऑर्बिटल्स होते हैं, एक होते हैं Eg ऑर्बिटल और दूसरा होता है T2g ऑर्बिटल। जब इस मेटल के सराउंडिंग कोई लिगेंड्स आते हैं तो रिपल्सन के कारण उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो एक स्टेट आप ये दिखाएं, ये देखिए, ये 5d ऑर्बिटल्स हो गए, 1 2 3 4 5d ऑर्बिटल्स,
ठीक है। इन सबों की एनर्जी भी सेम होती है, इनको भी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स ही आप लिखो, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट माने सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स, ठीक है। और फाइनली ये क्या होते हैं, ये टूट जाते हैं, दो पार्ट में टूट जाते हैं, जिसमें ऊपर चला जाता है दो ऑर्बिटल्स जो ए लॉन्ग एक्सिस होते हैं, मीन्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, और नीचे आपके रह जाते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड, ठीक है। ये स्प्लिटिंग होता है। बात समझ में आ रही है। इसका टोटल एनर्जी के वैल्यू को हम मानते हैं 10 डी क्यू, जिसमें ऊपर वाला होता है 4 डी क्यू और नीचे वाला ये होता है 6 डी क्यू। नीचे वाले ऑर्बिटल्स को हम बोलते हैं T2g ऑर्बिटल्स और ऊपर वाले ऑर्बिटल्स को Eg ऑर्बिटल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये फिगर रहा। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रक्चर इसका खींचने में, यहाँ देखिए तो बच्चा मेहनत किया है सर, एनीवे इसको देख लें। आपको है 3 ब्रोमो 4 फिनाइल पेंटेनोइक एसिड, क्या करेंगे 1 2 3 4 और ये होगा एसिड, ठीक है। 3 ब्रोमो 4 फिनाइल 1 2 3 4, यहाँ पर फिनाइल ग्रुप आप डाल दो, यहाँ पर फिनाइल ग्रुप डाल दो C6H5 और 3 ब्रोमो यहाँ पर ब्रोमो ग्रुप डाल दें, बाद बाकी को कार्बन के वैलेंसी को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दें, ठीक है। नेक्स्ट 4 मिथाइल पेंट 3 in 2 ऊन, 4 मिथाइल पेंट 3 in 2 ऊन, तो यहाँ पर है पेंट 3 in 2 ऊन, तो क्या करें 5 कार्बन पहले ले लें, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 में 2 ऊन 1 2 ऊन, ठीक है। 3 मिथाइल तो 1 2 3, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप डाल दें, ठीक है। और 4 मिथाइल सॉरी, यहाँ 4 मिथाइल है, 4 मिथाइल तो 1 2 3 4 मिथाइल पेंट 3 in, यहाँ पर डबल बॉन्ड देते हैं, ठीक है। बाद बाकी को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करते हैं। नेक्स्ट सैलिसिलिक एसिड, बहुत जाना पहचाना एग्जाम्पल है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, यहाँ हो गया इट इज सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। सैलिसिलिक एसिड 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, NN डाइमिथाइल एमीन CH3 N CH3 1 क्लोरो 4 इथाइल, चलिए बच्चा ठीक बनाया है, 4 इथाइल, यहाँ बॉन्डिंग दो, ठीक है। 1 क्लोरो 1 2 3 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, बॉन्डिंग नहीं होगा, यहाँ साइक्लोहेक्सेन है, लाइक दिस 1 क्लोरो 4 इथाइल C2H5, that is 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट है सैंडमेयर्स रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन क्या है? सैंडमेयर रिएक्शन क्या है? देखिए सैंडमेयर रिएक्शन में आप क्या लिखोगे, ये हुआ आपका बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को COBr और HBr से आप रिएक्शन कराते हैं तो आपको
ब्रोमोबेंजीन प्रोड्यूस होता है, दैट इज सैंडमेयर रिएक्शन। कैनिज़ेरोज रिएक्शन किस में होता है? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, वैसे अल्डिहाइड या कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, ठीक है, वो आपस में कंबाइन करके उनका सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, ठीक है, जिसको कैनिज़ेरोज रिएक्शन कहते हैं। जैसे देखें HCOH, समझने के लिए हम 2 मॉलिक्यूल यहाँ ले रहे हैं, ठीक है, इसको NaOH कॉन्सेंट्रेटेड NaOH से रिएक्शन करा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH से, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपका बन गया, ये बन गया HCOONA और बाद बाकी बचा देखिए CH3 और OH, CH3OH। यहाँ पर अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हुआ है तो एसिडिक ग्रुप बना है और यहाँ रिडक्शन से अल्कोहलिक ग्रुप बना है। नेक्स्ट है कार्बाइल एमीन रिएक्शन। कार्बाइल एमीन रिएक्शन में क्या होता है? कार्बाइल एमीन रिएक्शन में क्या होता है? जो भी प्राइमरी एमीन होते हैं, चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, उनका हम रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म से इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट अल्कोहलिक KOH, हीट करते हैं तो आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल C2H5NH2 प्लस क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस ये हो गया आपको KOH हो गया। इसको हमने हीट किया, बैलेंसिंग के लिए 3 देते हैं, तो क्या यहाँ आपको बन जाएगा ये N और ये C मिल जाएंगे, तो हो जाएगा C2H5NC, इट इज़ कॉल्ड कार्बाइल एमीन, प्लस यहाँ हो जाएगा 3KCl प्लस 3H2O। दिस इज कार्बाइल एमीन रिएक्शन। समझ में आ रही है बात? चलिए नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। बहुत सिंपल सा चीज़ है, इसको आप लोग निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन ये क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज विच ब्रिंग आउट केमिकल चेंज। जितने भी रिएक्टिंग स्पीसीज होते हैं, जो केमिकल रिएक्शन जिनके कारण होता है, उसको हम मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिन रेट लॉ में जो पावर होता है कॉन्सेंट्रेशन का, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का, उनको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी क्या है? थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है? ऑलवेज जीरो, ऑलवेज होल नंबर होता है, होल नंबर होता है, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कभी भी जीरो किसी रिएक्शन के लिए नहीं हो सकता है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो या फ्रैक्शनल कोई भी हो सकता है। चलिए ये आप लिख लेंगे, ये हो गया। नेक्स्ट एक है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट के का वैल्यू आपको इतना दिया गया है। कैलकुलेट द हाफ लाइफ। हाफ लाइफ कैसे निकालोगे भाई? हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे? टी हाफ, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है? टी हाफ, ऑब्जेक्टिव में भी शायद था 0.693/K, ठीक है। तो 0.693/200, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 0.03465, ठीक है। हमने सॉल्व करके यहाँ दे दिया है। चलिए, विशिंग यू फॉर ऑल द बेस्ट। हम चाहेंगे कि आपके एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हों, ठीक है। इसके साथ तुरंत हम शुरू कर रहे हैं 11 के एग्ज़ाम्स की तैयारी, प्लस 11 और क्लास
12 के क्लासेस। आप बने रहिए इस चैनल पर, ओके। और जो आपके सुझाव इस चैनल के लिए हों आप हमें कमेंट्स के द्वारा देते रहें, ठीक है। ओके, थैंक्स अ लॉट।